अनुवांशिकी हमने अब तक जो पढ़ा था, मेंडलवाद की पुनर्खोज, उसके बाद अब हमारी जो बात आती है, उसके बाद हमने मटर के पादप का चयन मेंडल के द्वारा क्यों किया गया। अब जो हमारी बात आती है वो मेंडल के नियमों पर आती है। जो मेंडल का प्रथम नियम था वो मेंडल ने नियमों को दिया था, और मेंडल का जो प्रथम नियम था वह था प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम। अब देखिएगा ये नियम जो था इसके अनुसार था क्या, अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि जो ये नियम है, इस नियम के अनुसार सबसे पहले हमको एक बात याद रखने की जरूरत है कि ये एक लक्षण की वंशगति के लिए अध्ययन किया गया था। इस नियम में एक लक्षण की वंशगति के लिए अध्ययन किया गया था, इसलिए इसे एकल संकर संकरण पर आधारित माना जाता है। तो देखिएगा, ध्यान से समझने की जरूरत है कि जो प्रभाविता का नियम है इसमें एक लक्षण की वंशगति का अध्ययन किया गया था, इसलिए इसे एकल संकर संकरण पर आधारित है। अब देखिएगा इस नियम के अनुसार होता क्या है। तो मेंडल साहब ने यह कहा था कि इस नियम के अनुसार जब एक लक्षण की वंशगति का अध्ययन किया जाए, इस नियम के अनुसार जब एक लक्षण की वंशगति का अध्ययन किया जाए और उसमें विपर्यासी लक्षण लिए जाएं, अर्थात माना कि मैंने लंबाई के लिए एक समयुग्मनजी समान युग्म वाले हैं और विपर्यासी हैं, और लंबे पादप के लिए मैंने टीटी ले लिया और बौने पादपों के लिए मैंने कैपिटल टी ले लिया। स्मॉल टी कैपिटल टी लंबे पादपों के लिए लिया। ये एक लक्षण है लंबाई का। अब जो लंबाई है इनमें जब संकरण कराया तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसमें से ये ले लिया और इसमें से ये एकल युग्म, और इनमें संकरण करने के बाद ये टी और टी, अर्थात ये जो पादप है यह संकर लंबे प्राप्त होते हैं। संकर लंबे। देखिएगा, दोबारा से सुन लीजिएगा। प्रभाविता के नियम, जैसा कि शब्द से पता चल रहा है प्रभावी, तो इस नियम के अनुसार वे लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपनी अभिव्यक्ति प्रदर्शित करते हैं प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। और यही नियम कहा था कि जो प्रभावी लक्षण होते हैं वो F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं। और F1 पीढ़ी में जो लक्षण है, जिस तरह से जो लंबापन है, लंबा पौधा है, वो उसका प्रभावी लक्षण है, तो वह F1 पीढ़ी में प्रकट होगा, अर्थात संकर लंबे प्राप्त हुए। और ये 100% लंबे प्राप्त हुए भैया। तो देखिएगा, इस नियम के अनुसार एकल संकर संकरण पर आधारित है ये। और इसमें जब हमने इस नियम के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि जो एक जो लक्षण है वंशगति का अध्ययन किया गया था, इसमें लंबे पौधों के लिए समान समयुग्मनजी लिए और बौने पौधों के लिए समान समयुग्मनजी लिए। इनको जब संकरण कराया तो ये 100% लंबे प्राप्त हुए, अर्थात प्रभाविता का नियम इससे प्रकट होता है। अब देखिएगा जो दूसरा नियम है उसमें उस नियम के अनुसार दूसरा नियम है वह है स्वतंत्र। जो हमारा दूसरा नियम है अनुवांशिकी जो है, इसमें मेंडल साहब का जो दूसरा नियम है वह है पृथक्करण का नियम, और इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। या हमारे लिए युग्मकों की शुद्धता का नियम आए या हमारे लिए पृथक्करण का नियम आए, दोनों अगर आए, कोई सा भी नाम आए तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। तो अब देखिएगा, इस नियम के अनुसार सबसे पहले यह नियम भी एकल संकरण पर आधारित है, अर्थात यह इसमें एक लक्षण की वंशगति का अध्ययन किया जाता है। तो याद रखना, मेंडल का प्रथम नियम और द्वितीय नियम ये दोनों ही एकल संकर संकरण पर आधारित हैं, क्योंकि इनमें एक लक्षण की ही वंशगति का अध्ययन किया जाता है। इस नियम के अनुसार अब हमारा जो ये नियम है यह क्या कहता है कि इस नियम अनुसार हमने देखा कि जब हमने F1 पीढ़ी में हमने जब प्रथम जो हमारा पहला नियम था उसमें हमने देखा था कि
जो F1 पीढ़ी थी उसमें प्रभावी लक्षण प्रकट हो रहा था, जिसे प्रभावी लक्षण कहा गया, और जो लक्षण प्रकट नहीं हो रहा था वो अप्रभावी था। इस नियम के अनुसार F1 पीढ़ी के, इस नियम के, ध्यान से सुनना है हमको, क्योंकि ये जो हमारा प्रभाविता का नियम है उससे थोड़ा आगे है, ये नियम उससे आगे है। तो देखिएगा, मैं दोबारा से बोल रहा हूं, इस नियम के अनुसार F1 पीढ़ी के संकर या विषम युग्मनजी से युग्म बनते समय दोनों युग्म विकल्पी अलग अलग हो जाते हैं। दोबारा से सुन लीजिएगा, मैं फिर से बता देता हूं कि हमारी जो F1 पीढ़ी थी उसमें, अर्थात प्रभाविता के जो नियम था उसमें हमने जब संकरण कराया था तो उसमें इस प्रकार का संकरण हुआ था, और जब संकरण प्राप्त हुआ तो इस तरह का संकर लंबे प्राप्त हुए। तो F1 पीढ़ी के जो ये है, F1 पीढ़ी में हमें यही प्राप्त हुआ था, संकर लंबे। इन संकर लंबों को आपस में, क्या कराया जाए, इसका आपस में ही क्रॉस कराया जाता है, तो जो युग्म विकल्पी हैं वो दोनों अलग अलग प्राप्त होते हैं। तो वो किस तरह से प्राप्त होते हैं, ध्यान से देखना। जो F1 पीढ़ी है उससे हमें जो संतति प्राप्त हुई थी वह संकर लंबे की इस प्रकार की हुई थी, और इस प्रकार की जो संतति थी, जब इसमें F1 पीढ़ी जो थी, F1 पीढ़ी के संकर या विषम युग्मनजी, संकर कह सकते हो या विषम युग्मनजी, अर्थात ये समयुग्मनजी नहीं है, अलग अलग युग्म विकल्पी है इसमें। अब संकर, मैं ये कह सकता हूं संकर या विषम युग्मनजी से युग्म बनते समय दोनों, जब इससे युग्म बनेंगे वो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि T और T, इन दोनों में मैं बीच में क्रॉस करा दूं तो इस तरह का, इस तरह से और इस तरह से, अर्थात मेरे लिए 4 संततियां प्राप्त होंगी। ये T का इस T से हुआ कैपिटल T, और इस कैपिटल T का स्मॉल t से हुआ तो ये हो गया, और इस कैपिटल T का इस स्मॉल t का इस कैपिटल T से तो ये हो गया, और इसका इससे हुआ तो ये हो गया। तो हमारे लिए 4 संततियां प्राप्त हुई। ध्यान से देखने की जरूरत है। अब इसमें देखिएगा, युग्म अलग अलग हो गए, अर्थात युग्मों में शुद्धता आ गई, अलग अलग हो गए। किस तरह से, ये शुद्ध लंबे, ये लंबे प्राप्त हुए शुद्ध लेकिन अशुद्ध, ये शुद्ध लंबे, ये अशुद्ध लंबे, ये अशुद्ध लंबे अर्थात संकर लंबे, हम ये अशुद्ध को संकर भी कह सकते हैं, और ये शुद्ध बोने। तो इस तरह से मैं ये कह सकता हूं कि ये शुद्ध, अर्थात ये शुद्ध बोने हो गए, ये शुद्ध लंबे हो गए, और ये अशुद्ध अर्थात संकर लंबे प्राप्त हुए। अब इसको मैं इस तरह से भी कर सकता हूं, अगर आपकी किताब है उसमें जो लिखा हुआ है उसमें इस तरह का एक डायग्राम बना हुआ है, और इस डायग्राम में जो है, इस डायग्राम में तो जो ये है, इसमें हमारी जो किताब है उस किताब में इस तरह से इसको दिया गया है। थोड़ा सा देखो, अर्थात कैपिटल T एंड स्मॉल t और कैपिटल T एंड स्मॉल t, इस तरह से हमारी जो किताब है उसमें इस तरह से दिया गया है, और ये हो गया संकरण। तो इस तरह से इसमें ये कैपिटल T आ गया, इसमें T और ये T आ गया, और इसमें कैपिटल T एंड स्मॉल t आ गया, और इसमें स्मॉल t एंड स्मॉल t आ गया। तो ये कि यही संततियां, चाहे आप ऐसे बनाओ चाहे आप ऐसे बनाओ, लेकिन इससे हमें क्या मिला कि एक जो हमें प्राप्त हुआ है वो शुद्ध लंबा, अर्थात शुद्ध लंबे प्राप्त हुए। अशुद्ध लंबे प्राप्त हुए, ये भी अशुद्ध लंबे प्राप्त हुए, और जो ये है इसमें इस तरह से शुद्ध बौने प्राप्त हुए। अब देखिएगा, एक चीज हमें आती है कि पृथक्करण का नियम है, एकल संकरण पर आधारित है। इस नियम के अनुसार F1 पीढ़ी के विषम युग्मनजी का आपस में संकरण कराया जाता है तो युग्मक अलग अलग हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, ये इसका नियम है। अब देखो, इसमें जो 2 चीज आती हैं वो है लक्षण प्रारूप एवं जीन प्रारूप। तो लक्षण प्रारूप, ध्यान से देखना, लक्षण प्रारूप, जैसा कि मैंने आपके लिए बताया था कि जो प्रथम नियम है उसमें 100% लंबे प्राप्त हो रहे थे, अब सब 100% ही प्राप्त हो रहे हैं उसमें लंबे, तो हम ये कह सकते हैं कि उसमें तो कोई जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप का कोई मतलब ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो तो हमारे लिए एक प्रकार की विशेषता बता रहा है। अब देखो,
लक्षण प्रारूप जो है, लक्षण प्रारूप को मैंने बताया था कि पादपों की बाह्य संरचना, पादपों की जो बाह्य संरचना है वो ही लक्षण प्रारूप है। और जो दूसरा बताया था मैंने जीन प्रारूप, जीन प्रारूप मैंने जो परिभाषा आपके लिए बताई थी तो उसमें मैंने बताया था कि जो जीन प्रारूप है वो क्या है, तो किसी भी पादप की अनुवांशिकीय संरचना, किसी भी पादप की अनुवांशिकीय संरचना। तो जो लक्षण प्रारूप है अर्थात हमको बाहर से दिखने पर ये पादप कैसे दिख रहे हैं, तो तीन जो पादप हैं लक्षण प्रारूप में देखा, लक्षण प्रारूप में तीन पादप ऐसे हैं वो लंबे हैं, देखिएगा लंबे लंबे और लंबे, अर्थात 3 अनुपात 1 पादप ऐसा है जो संततियों में हमें ये कह सकते हैं एक पादप की संतति ऐसी है जो बौने हैं। तो 3 अनुपात 1 अर्थात बाहर से देखने पर किसी पादप की जो वो है बाहर वो है वो लंबे 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 और बौने, अर्थात इससे हमें मिला कि जो लक्षण प्रारूप है ये इसका 3 अनुपात 1 हो गया। अब देखिएगा जीन प्रारूप, मैं ये कह सकता हूं जीन प्रारूप का मतलब क्या बताया था मैंने, अनुवांशिकीय संरचना। और अनुवांशिकीय संरचना में मैंने देखा कि 2 पादप ऐसे थे जो अशुद्ध थे अर्थात तो वो संकर थे। अब संकर 2 हो गए तो मैं ये कह सकता हूं कि 1 पादप शुद्ध, 2 अशुद्ध लंबे और 1 जो पादप था वह शुद्ध बौने था। तो मैं ये कह सकता हूं कि अनुवांशिकीय संरचना हमारे लिए 3 प्रकार की प्राप्त हुई, 1, 2 और 1, अर्थात 1 शुद्ध लंबे, अशुद्ध लंबे, अशुद्ध लंबे और शुद्ध बौने। तो इस तरह से इसका जो जीन प्रारूप होगा वो 1:2:1 होगा। हमारे लिए प्रश्न आएगा पृथक्करण के नियमों के लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूपों को लिखो। पृथक्करण के नियम का या युग्मकों की शुद्धता के नियम के लिए जीन प्रारूप एवं लक्षण प्रारूपों को लिखो। तो लक्षण प्रारूप बाह्य प्रतीति 3:1 एवं जीन प्रारूप 1:2:1, 1:2:1। अब देखिएगा जो ये पृथक्करण का नियम है, युग्मकों की शुद्धता का नियम है, ये और भी आगे है, अर्थात और आगे इस तरह से है कि हम ये कह सकते हैं कि संकर, देखिएगा संकर इसमें अब हमने इसमें F1 पीढ़ी को F से कराया है। अब हम ये भी तो कर सकते हैं कि F1 पीढ़ी जो है इसका संकरण में पहले तो किसी जो जनक है उससे करा दूं, भाई जनक से भी तो करा सकता हूं, ये तो हमारी F1 पीढ़ी में कराया है। अब F1 पीढ़ी जो प्राप्त हुई है इसका जनक से करा दूं तो जनक अलग अलग होंगे, एक तो प्रभावी होगा एक अप्रभावी। तो अब देखिएगा मैं ये कह सकता हूं कि ये इसका आगे जो वर्णन है यहां तक ये नियम समाप्त होता है, लेकिन इससे आगे 2 छोटे नियम और निकलते हैं। तो वो देखो आप छोटे नियम को किस तरह से देखिएगा। मैंने अब इसमें जो अपन की पृथक्करण का नियम है, युग्मकों की शुद्धता का जो नियम है, इसमें आगे जो नियम है इसमें क्या है, F1 पीढ़ी से F1 पीढ़ी का संकरण कराया था। अब मैंने इसको आगे लिया है और आगे लेकर के इसमें बताया है 2 प्रकार से होता है ये संकर पूर्वज संकरण। संकर पूर्वज संकरण क्या है कि जब F1 पीढ़ी का संकरण जनक से कराया जाए, या तो वो जनक प्रभावी हो या अप्रभावी हो। तो देखिएगा जनक किस तरह से कि जो F1 पीढ़ी थी उसमें हमें संतति प्राप्त हुई थी, ये हुई थी, और जो जनक थे हमारे ये 2 थे जिनमें एक शुद्ध लंबे थे और शुद्ध बौने थे। अगर इस F1 पीढ़ी का जो संकरण है मैं यदि प्रभावी जनक से कराऊं और यदि प्रभावी जनक से कराऊंगा तो वो होगा बाह्य संकरण, और यदि मैं परीक्षण संकरण में यदि मैं F1 पीढ़ी का संकरण अप्रभावी जनक से कराऊं तो ये होगा मेरा परीक्षण संकरण। दोबारा से बता देता हूं मैं आपके लिए, संकर पूर्वज संकरण, संकर पूर्वज संकरण अर्थात जो संकर किया है, संकरण किया है उसके पूर्वजों से ही उसका संकरण कराया जाए, F1 पीढ़ी का उसके जनकों से कराया जाए, और F1 पीढ़ी का जनकों के यदि प्रभावी जनक से कराया जाए तो वह बाह्य संकरण, और यदि उसके अप्रभावी का मतलब हमने कुछ प्रयास किया है अप्रभाव से, तो अप्रभावी से हम ये कह सकते हैं कि वो क्या होगा, परीक्षण संकरण। अब परीक्षण संकरण है और बाह्य संकरण है। तो देखिएगा सबसे पहले हम परिभाषा ने आपको कि जब F1 पीढ़ी का संकरण उसके जनक से कराया जाता है तो वह संकर पूर्व संकरण कहलाता है। यह 2 प्रकार का होता है, बाह्य संकरण एवं परीक्षण संकरण। फिर से बता देता हूं, जब F1 पीढ़ी का संकरण, जब F1 पीढ़ी का संकरण उसके जनक से कराया जाए, या वो प्रभावी हो या वो अप्रभावी हो, तो प्रभावी होगा तो वह बाह्य संकरण और
अगर अप्रभावी होगा तो वो परीक्षण संकरण। अब हम संकरण कराएंगे, देखिएगा परिभाषा में बाह्य संकरण की फिर से बता दूं, यदि F1 पीढ़ी का संकरण प्रभावी जनक से कराया जाए तो बाह्य संकरण, अप्रभावी से कराया जाए तो परीक्षण संकरण। अब देखिएगा मैं ये कह सकता हूं जो प्रभावी जनक था वो हमारा ये था, और इसका जो संकरण कराया है मैंने वो इससे, ये F1 पीढ़ी थी। अब इसका जब मैंने लिया तो इससे मैं 1 ले सकता हूं आगे, और इसका मैं कैपिटल T एंड स्मॉल t ले सकता हूं, ले लिया। अगर आपके समझ में इस तरह से नहीं आया है तो मैं फिर से बता रहा हूं, देखिएगा बाह्य संकरण। बाह्य संकरण में सबसे पहले मैं F1 पीढ़ी लूंगा, और F1 पीढ़ी का लेकर के इसमें कैपिटल T और कैपिटल T जो कि जनक पीढ़ी का प्रभावी था वो लूंगा, कैपिटल T एंड स्मॉल t, और इसके साथ ये T 1 ले लिया इसमें से युग्मनज। इसका संकरण मैंने इससे कराया और इसके बाद फिर इसका इससे कराया, तो हमारे लिए 2 संततियां प्राप्त हुई, T कैपिटल T एंड स्मॉल t, और एक कैपिटल T एंड स्मॉल t। कैपिटल T, इसमें कैपिटल T और कैपिटल T एंड स्मॉल t, कैपिटल T एंड स्मॉल t, 2 प्रकार की संततियां प्राप्त हुई। अब 2 प्रकार की संततियां प्राप्त हुई, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, किस तरह से कि कैपिटल T एंड स्मॉल t, हमारी जो किताब है उसमें इस तरह से डायग्राम बना हुआ है T, देखिएगा इस तरह से डायग्राम बना हुआ है इसमें, और जो डायग्राम बना हुआ है T एंड T इस तरह से बना हुआ है, तो आप उसको बोलेंगे। अब ये देखिएगा ये किस प्रकार के हैं, तो शुद्ध लंबे एंड शुद्ध लंबे, और ये अशुद्ध लंबे। अब देखिएगा ये तो हो गए शुद्ध लंबे, और ये क्या हो गए अशुद्ध लंबे। लेकिन हमको एक बात पाई कि लंबे हैं, हमको एक क्या बात पाई कि लंबे हैं, तो इसलिए इसका जो लक्षण प्रारूप होगा, लक्षण प्रारूप बाह्य संकरण का लक्षण प्रारूप होगा 100% लंबे, 100% लंबे। ये हो गया 100% लंबे। अब मैं ये कह सकता हूं कि 100% लंबे तो हैं, लेकिन इसका जीन प्रारूप अगर मैं देखूं तो 50% हमारे शुद्ध थे और 50% ही अशुद्ध थे, अर्थात 1:1, यानी जो जीन प्रारूप आया वो क्या आया 1:1। जब हम संततियां बनाना सीख जाएंगे, मेंडल साहब ने जो बनाया था अपना जो नियम दिए थे उन नियमों की संकरण कराना सीख जाएंगे, तो हम जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप आसानी से निकाल सकते हैं। दोबारा से देख लीजिए बाह्य संकरण इस तरह से प्रभावी लक्षण से F1 पीढ़ी का संकरण कराया जा रहा है, और जब संकरण कराया जा रहा है तो शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने प्राप्त हो रहे हैं, जिनमें लक्षण प्रारूप होगा वो 100% लंबे होंगे, एवं जीन जो प्रारूप है उसमें 1:1 अर्थात शुद्ध एवं अशुद्ध दोनों 50-50% प्राप्त होते हैं, इसलिए इसका जो जीन प्रारूप है वो 1:1 होगा। अब देखिएगा इसी तरह से परीक्षण संकरण। अब हमारी बाह्य संकरण के बाद परीक्षण संकरण की बात आती है। परीक्षण संकरण को जब F1 पीढ़ी का संकरण, F1 पीढ़ी का संकरण हम ये कह सकते हैं कि F1 पीढ़ी का संकरण हम जब F1 पीढ़ी का संकरण जब अप्रभावी से कराया जाए, अप्रभावी से कराया जाए, और जब अप्रभावी से कराएंगे तो अभी हमारे लिए संततियां प्राप्त होंगी। तो F1 पीढ़ी हमारी क्या थी T एंड T। याद रखना हमेशा F1 पीढ़ी है वो प्रथम नियम में भी काम आई और द्वितीय नियम में भी काम आई। तो जो F1 पीढ़ी है, इस F1 पीढ़ी का जब मैंने परीक्षण अप्रभावी से कराया तो इसका मैं इस तरह से ले सकता हूं कैपिटल T एंड स्मॉल t, और इसका जब मैंने संकरण कराया तो T का किया इससे, तो मेरे लिए एक संतति आई T एंड T, और इसके बाद फिर एक संतति आई कैपिटल T और स्मॉल t एंड स्मॉल t। देखिएगा फिर से बता देता हूं मैं आपके लिए। जब मैंने F1 पीढ़ी का संकरण अप्रभावी से कराया, अप्रभावी का मैंने एक युग्मन, क्योंकि ये समान है इसमें से एक ले सकता हूं, और जो T है इसका T से कराया तो T का कैपिटल T का स्मॉल t से हुआ तो कैपिटल T एंड स्मॉल t, और स्मॉल t का साथ जब इसके साथ कराया तो स्मॉल t एंड स्मॉल t। अब देखिएगा इसका जो लक्षण प्रारूप है, लक्षण प्रारूप और साथ में जीन प्रारूप, जीन प्रारूप। अब देखिएगा लक्षण का मतलब बाहर से हमें कैसे दिखेगा, जो हमारे लिए संततियां प्राप्त हुई उसमें ये अशुद्ध
लंबे लंबे प्राप्त हुए, और अशुद्ध लंबे के साथ साथ ये हमें शुद्ध बौने प्राप्त हुए। तो देखिएगा, लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप, जीन प्रारूप को जीनोटाइप और लक्षण प्रारूप को फिनोटाइप भी कहते हैं। लक्षण प्रारूप को फिनोटाइप और जीन प्रारूप को जीनोटाइप कहते हैं। अब देखो आप, जो अशुद्ध लंबे है अर्थात जो लक्षण प्रारूप है, जो लक्षण प्रारूप का मतलब है कि हमें जो प्राप्त हो रहे हैं बाहर से देखने पर ये लंबे प्राप्त हो रहे हैं और ये बौने प्राप्त हो रहे हैं, अर्थात 50% लंबे और 50%। अब जो ये लंबे हैं ये किस प्रकार के हैं? अशुद्ध लंबे, अशुद्ध अर्थात संकरण, और ये 50% है शुद्ध लंबे, शुद्ध बौने, सॉरी शुद्ध बौने। तो 50%, अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि इसमें 50% तो हमें कैसे प्राप्त हुए हैं? लंबे प्राप्त हुए, लेकिन अशुद्ध प्राप्त हुए हैं, लंबे अशुद्ध प्राप्त हुए हैं, और 50% ही हमें बौने प्राप्त हुए हैं। अब जो जीन प्रारूप है वो है, जीन प्रारूप में क्या है इसमें? तो इसमें क्या है? जीन प्रारूप में ये अशुद्ध अर्थात संकर, अर्थात अशुद्ध है, संकर है। तो हम ये कह सकते हैं कि 50% विषम युग्मनजी, विषम युग्मनजी, और 50% हमें कैसे प्राप्त हुए हैं? शुद्ध अर्थात सम युग्मनजी, क्योंकि समान है ना इनके जो टाइप है। तो 50% क्या हो गए? सम युग्मनजी। तो देखिएगा, इस तरह से हमारा जो मेंडल का द्वितीय नियम है, पृथक्करण का नियम है, वह समाप्त होता है। हमने आज जो बताया है आपके लिए वो मेंडल का प्रथम नियम और द्वितीय नियम बताया है। अब हम आगे देखेंगे कि जो मेंडल का